डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो हम एक प्रतिज्ञा बैच जो चला रहे हैं हमारा, ये पॉलिटी का थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास है। एमसीक्यू, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज मौलिक अधिकार। इसके पहले हमने प्रस्तावना को पढ़ चुका है। प्रस्तावना पार्ट 1 में हमने भारत और उसके राज्य संघ के बारे में पढ़ लिया है। पार्ट 2 में सर नागरिकता के बारे में पढ़ लिया है। इसके साथ हमने भारत के संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा है। भारत के जो संविधान है हमने कहाँ कहाँ से इसमें किन किन चीज़ों को लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है सर, भारतीय संविधान के निर्माण कैसे हुआ, हमारा संविधान के निर्माण, ये सब चीज़ें आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार होता क्या है, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन हम डिजाइन कैसे किया है सर, तो ये क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये यूपीएससी उठा लो प्लस पीसीएस प्लस एसएससी वन डे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन उन सभी को क्या किया है, एक जगह लाकर हमने एक थ्योरी तैयार किया है। इसलिए हम बता दें कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के ले लो, वहाँ मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, चलिए। तो मौलिक अधिकार सर, ये मौलिक अधिकार शब्द आया कहाँ से, तो मौलिक अधिकार शब्द ये आता है, एक ब्रिटेन के राजा होता है, ब्रिटेन के राजा होता है सर जॉन, सर जॉन होता है ब्रिटेन के राजा। कब सर, 1215 ईस्वी में इसने लिखित रूप से एक मौलिक अधिकार क्या करता है, प्रस्तावित करता है। बस इतना ही चीज़ याद रखना है, ये आया कहाँ से, इतना। उसके बाद से अगर हम बात करें भारत में सर, ऑफिशियल रूप से हमने कब मांग किया कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए, तो देखिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन इसका होता है कहाँ, कराची का जो अधिवेशन, कराची अधिवेशन कब होता है सर, 1931 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। वहाँ पे क्या होता है, सरदार पटेल वहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ये घोषणा करते हैं कि मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का एक प्रस्ताव पारित किया, और उसमें पहली बार स्वतंत्र भारत का मौलिक अधिकार की सूची प्रस्तुत की गई थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकार के सबसे पहले घोषणा कहाँ किया गया था, कब किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन था, तो कराची में किया गया था, 1931 में किया गया था, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात आती है सर, भारत जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद, देखिए जब देश अपना आज़ाद होता है तो उस समय हम मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखते हैं। किस में, पार्ट 3 में रखते हैं। किस आर्टिकल में सर, तो यहाँ पे देखो 12 से 35 तक के आर्टिकल में हम इसको शामिल करते हैं। ये होता क्या है मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो किसी इंसान, दुनिया के कोई भी इंसान है, उसके रहने सहने और उसके गरिमा पूर्वक जीवन जीने के लिए ये एक अधिकार दिया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति एक गरिमा पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भाग 3 में है, कितने में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितने में है, तो पार्ट 3 में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 12 से 35 तक। इस चीज़ को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब बात आती है सर, ये मौलिक जो अधिकार है हमने लिया कहाँ से, तो अपने भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का जो विचार है ना, हमने लिया है अमेरिका से। आप चीज़ों को याद रखें, कहाँ से लिया है, अमेरिका से। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया है, इसीलिए ये पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि हमने मौलिक अधिकार की जो प्रस्ताव है, विचार है, हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। देखिए संविधान के भाग 3 जो है, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया जाता है। संविधान के जो पार्ट 3 है इसको मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को, या वहाँ पे ऑप्शन में मौलिक अधिकार भी दिया हो सकता है। तो आप दोनों में से जो देखेंगे उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और विकास के लिए क्या है, जरूरी होता है, नीड होता है, जिसे संविधान के विशेष संरक्षण प्राप्त होते हैं। जो संविधान है ना, इसको अलग से हमें संरक्षण देता है मौलिक अधिकार को। तो कैसे देता है, तो भारत का जो संविधान है मौलिक अधिकार को 3 रूप में संरक्षण देता है। कितने रूप में, तो 3 रूप में ये संरक्षण देता है। कैसे देता है सर, कैसे बचाव करता है ये हमारा संविधान मौलिक अधिकार को, देखिए मौलिक अधिकार कहता है कि देखो, अगर मौलिक अधिकार को, संविधान कहता है अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होगा तो व्यक्ति जो होगा ना, जो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल कितना से, तो 32 से। तो आर्टिकल 32 को देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा गया अगर संविधान से आपको कुछ चुनना हो तो क्या चुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुनने को कुछ मिले तो हम आर्टिकल 32 को चुनेंगे। इसीलिए आर्टिकल 32 को उन्होंने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा है। क्या है, संविधान की आत्मा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए पहला क्या हुआ सर, पहला मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 32 से। मौलिक अधिकार का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब अगर मौलिक अधिकार का निलंबन करना है, कुछ समय के लिए लोगों से छीनना है, तो विशेष परिस्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब मान लो कि देश में बाहरी देश से आक्रमण हो जाता है, युद्ध हो जाता है, इन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे मौलिक अधिकार को निलंबन करेंगे, छीनेंगे नहीं। ठीक है, निलंबन कर देते हैं, थोड़ा देर के लिए, थोड़े समय के लिए हटा दिया जाता है। ये हो गया सेकंड हमारा। उसके बाद से आता है कि अगर मौलिक अधिकार में कोई संशोधन होता है, कि मौलिक अधिकार में अगर कटौती किया जाता है, तो मौलिक अधिकार में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है सर, कि जो भी सीट है उसके 2/3 चाहिए। मतलब 2/3 चाहिए, मतलब क्या, कि अगर 3 आदमी है तो उसमें 2 आदमी क्या होना चाहिए, 2 आदमी सहमत होना चाहिए उस चीज़ से। ठीक है, 2 आदमी क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, इसीलिए 2/3 रखा गया है। विशेष बहुमत इसको बोलते हैं। साधारण बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत मतलब क्या हुआ, कि 3 आदमी है, देखो ये 51/50 प्लस, देखो साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, 50 + 1 चाहिए। मतलब 100 में से 51 आदमी अगर सहमत हो गया तो क्या करेंगे, अगर 100 में से 51 आदमी सहमत हो गया तो इसको साधारण बहुमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साधारण बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि अगर 100 आदमी है हमारे पास, तो ये अगर 100, तो देखो ये कितना हो जाएगा, लगभग 33 हो जाएगा। 33 दूनी कितना होगा, 66। अगर 66 आदमी बात को सहमत देंगे तो इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। अगर 51 आदमी देंगे तो इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। इस चीज़ को आप समझ लो। ठीक है, चलो अब मौलिक अधिकार की विशेषता, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है, तो हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मौलिक अधिकार के विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार अगर आपको संविधान ने दिया है तो लिमिटेड है, युक्ति, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। मौलिक अधिकार ये नहीं है कि आप किसी को मारते रहो, आप किसी तरीके कुछ करते रहो सरकार के खिलाफ या किसी आदमी के खिलाफ, तो ये ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार सीमित है, आपको इसमें दायरे में रहकर ही काम करना है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं क्या, असीमित निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लेकिन देखिए मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, जस्टिसिएबल है। मतलब मौलिक अधिकार के अगर उल्लंघन होता है, अगर मान लो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या सरकार के तरफ से या कोई व्यक्ति के तरफ से, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये जस्टिसिएबल है, परिवर्तनीय है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
देखिए वे मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिक के हैं, ये देखो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 15, 16 और 19, 29, 30 ये 5 जो है ना केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है और किसी भी व्यक्ति को ये प्राप्त नहीं है, ठीक है, नागरिक के लिए ही है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय अगर आपातकाल के समय क्या होगा, कम किया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है देश में तो उस समय कम किया जा सकता है मौलिक अधिकार को, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कम तो किया जा सकता है, लेकिन 20 और जो 21 होता है ना, किसी भी तरीके से निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 ये सारे आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए निम्नलिखित में से किस अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, किस आर्टिकल को, तो 20 और 21 है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो क्या करेंगे, दोनों को टिक करेंगे, अगर एक ऑप्शन में है तो एक को करेंगे। देखिए जब हमारा संविधान बना था ना, तो संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार के थे। कितने, मूल संविधान में कितने, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है कि हमारा जो संविधान से शुरू में कितने मौलिक अधिकार शामिल थे, संविधान में शुरू में कितने मौलिक अधिकार शामिल थे, तो 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो सर अभी कितने हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले इन 7 के बारे में जानते हैं। देखो 7, तो पहला क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। कहाँ से, आर्टिकल 14 से 18 तक है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल कहाँ से सर, 19 से 22 तक है, ठीक है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में है, 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है सर, 25 से 28 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए उसके बाद 5वां क्या है, संस्कृति शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है हमारा कल्चरल और जो एजुकेशनल राइट्स है, आर्टिकल कहाँ से है सर, 29 और 30 में। संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए। लेकिन अभी कितने हैं सर, प्रेजेंट में कितने हैं, तो प्रेजेंट में 6 हैं। कितने हैं सर, देखिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है। 44वां संविधान संशोधन होता है कब सर, 1978 में। उस समय सरकार में कौन था, जनता पार्टी थी, जनता पार्टी। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उस समय क्या किया गया, संपत्ति के जो अधिकार था ना, संपत्ति के आर्टिकल जो 31 हम पढ़ रहे हैं, इसको हटा दिया गया। क्या किया गया, इसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया जाता है। और संविधान के भाग किसमें, 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया, इसको लीगल राइट्स बना दिया जाता है। कब, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हो गए, अब एक तो चला गया, तो अब बच गए कितना, 6। किस आर्टिकल में था, तो ये 31 आर्टिकल में था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रेजेंट में कितने हैं सर, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला आर्टिकल हम बता दें, 12 से 35 तक है। हम सबसे पहले कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे, 12 के बारे में। आर्टिकल 12 के बारे में देखो, राज्य की उसमें क्या दिया गया, परिभाषा। राज्य, यहाँ राज्य से मतलब है पूरे देश से, किसी बिहार यूपी से नहीं, बल्कि ये पूरे देश से मतलब है, भारत से मतलब है। तो राज्य से क्या मतलब है सर, राज्य से मतलब है पूरे देश से।
और इसमें उसका परिभाषा दिया गया। जैसे देखिए, संसद हो गया, केंद्र सरकार हो गया, राज्य के विधानमंडल हो गया, राज्य सरकार होगा, स्थानीय जो प्राधिकरण हो गया, हमारा अन्य जो प्राधिकारी हो गया, और पंचायत, ये सब राज्य में शामिल है। इन सबको हम राज्य बोलते हैं। ONGC देख लो, ये क्या स्टेट ही है, ये भी सरकार है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 12 में क्या है सर, तो राज्य की परिभाषा है, राज्य में कौन कौन आते हैं इस चीज़ को परिभाषित किया गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 में क्या है सर, संविधान के जो लागू होने से पहले, मतलब मानो संविधान लागू कब हुआ था, 26 नवंबर हमने कब किया, 1949, ठीक है, संविधान को लागू किया। तो उस समय से पहले के जो कोई विधि है, अगर वो उल्लंघन करती है अभी के कोई कानून को, तो उसको शून्य घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या होगा, शून्य घोषित हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या है सर, राज्य कोई ऐसा विधि ना बने जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करे। यदि राज्य ऐसा विधि और अधिकार का उल्लंघन करती है, अगर राज्य सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा विधि बनाती है जिससे मौलिक अधिकार कम हो रहा है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जितना तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, मान लो ये मौलिक अधिकार है, ये कानून है उसका, अब ये कानून आता है, ये यहाँ तक डिस्टर्ब करता है, ठीक है, यहाँ तक, और ये जो पूरा कानून है यहाँ तक चला आता है, तो ये डिस्टर्ब करेगा, इस पार्ट को सुप्रीम कोर्ट जीरो कर देगा, बोलेगा नहीं ये तुम्हारा गलत है, इतना ठीक है, ठीक है। तो जितना तक करेगा अगर उल्लंघन, उतना तक क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कानून को रद्द कर दिया जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। आर्टिकल 14 में क्या है सर, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। इस चीज़ को याद रखिएगा। आर्टिकल कितने में है, 14 में। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया। तो विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है अमेरिका से। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण हमने किस देश से लिया है, तो ये BPSC क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हो। विधि के समान संरक्षण, जो मतलब कि जो जिस स्थिति में है कि समान के साथ समान व्यवहार होगा, असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ये कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। आर्टिकल 14 के अंतर्गत कुछ अपवाद हैं। कुछ क्या है सर, अपवाद है। ये अपवाद क्या है कि समानता का जो अधिकार है कुछ लोगों पे लागू नहीं होगा। जैसे विदेशी राजनयिक, अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स है उस पर ये लागू नहीं होगा। उसके बाद से देखो, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर पद पे रहते हैं उस समय कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 361 के अनुसार अगर कोई पद पे रहता है, राष्ट्रपति है या राज्यपाल, तो अगर वो पद पे है तो उस समय कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इनको भी छूट दिया गया है। 105 के अंतर्गत जो सांसद होते हैं उनको छूट दिया गया है, और 194 के अंतर्गत जो विधानसभा में जो विधानमंडल के मेंबर होते हैं उनको भी छूट दिया गया है। कैसे छूट दिया गया है कि जो सत्र स्टार्ट होता है ना दोस्त, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। संसद और जो विधायक होते हैं उन पे 40 सत्र चलने के 40 दिन पहले 40 दिन बाद कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ समानता के क्या है, अपवाद हैं। आर्टिकल 15 में क्या है सर, देखिए आर्टिकल 15 में क्या है, राज्य किसी नागरिक के प्रति, जो स्टेट मतलब अभी पढ़े थे, राज्य मतलब क्या, सरकार,
सरकार किसी नागरिक के प्रति केवल, यहाँ पे चीज क्या है, केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। मतलब सरकार जो है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं करेगा। इस चीज़ को कहा गया है आर्टिकल 15 में। ठीक है, इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आता है आर्टिकल के 15 क्लॉज 3। क्या आता है 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत क्या है सर, तो महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जैसे महिलाओं और जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जैसे आप देखो कि महिलाओं के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें सीटें आरक्षण किया जाता है, आरक्षित किया जाता है। इस चीज़ को देख लो, कहीं कहीं सीटें क्या होती है जैसे 50% तक, 33% तक सीटों को आरक्षित दिया जाता है। उनके जो एज होता है, एज लिमिट में भी उनको थोड़ा बढ़ाकर दिया जाता है। अगर कोई एग्ज़ाम दे रही है तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको क्या किया गया है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बच्चों के लिए देखो, बच्चों के लिए जो एजुकेशन होना चाहिए फ्री होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है राज्य से, मतलब सरकार द्वारा। तो ये किस में है, आर्टिकल 15(3) में। अब देखो अनुच्छेद 15(4) में क्या क्या है सर, इसमें है कि जो SC ST के लोग हैं उनको सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्गों के लिए क्या करना है, उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए राज्य सरकार को। इस चीज़ में कहा गया है। मतलब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में क्या है सर, तो SC ST जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जैसे हम आरक्षण देते हैं, ठीक है, प्रमोशन में हम वृद्धि कर देते हैं। उसके बाद एज लिमिट भी देख लो, उनके फॉर्म भरने के जो पैसे हैं वो भी कम लगते हैं। ये सारी चीज़ें उनको दिया जाता है। और देखो ये है 15 क्लॉज 6। इसमें क्या है सर, इसके द्वारा जो शिक्षण संस्थान है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए प्रावधान किया गया है। जो EWS है, मान लो कि जनरल कैटेगरी से है और वो गरीब है, तो उसके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल है, किसमें, 15 क्लॉज 6 में। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप बहुत ही ध्यान से। अब आता है सर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि कहता है राज्य के अधीन अगर राज्य कोई वैकेंसी लाता है तो उसमें जो नौकरी होगा उसमें समानता होना चाहिए, कि हर वर्ग के लोग उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी वर्ग को सरकार क्या करे, किसी वर्ग के साथ भेदभाव करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य के जितने भी अधीन नियोजन मतलब सरकारी नौकरी है उसमें अवसर की समानता होना चाहिए, है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये चीज़ 16 में दिया गया है। अनुच्छेद 16(4) में क्या है सर, पिछड़े वर्गों के लिए मतलब OBC के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, जैसे कि आरक्षण। 16(4) में क्या है, OBC के लिए क्या किया जा सकता है, आरक्षण किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। 16(6) में क्या है, राज्य के अधीन नियोजन में EWS के अधिकतम 10% सीटें आरक्षित की जा सकती है। अभी हमने पढ़ा था EWS के लिए भी दिया गया है, ठीक है, EWS के लिए तो उसमें अधिकतम 10% ही सीटों को आरक्षण किया जा सकता है, आरक्षित किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए बात है 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद के जो एक सदस्य थे, कौन, VP मंडल उनकी अध्यक्षता में किया था कि OBC के लिए क्या किया जाए, रिजर्वेशन के लिए किया जाता है, तो उसके लिए, ठीक है। उस समय सरकार में कौन थे, VP सिंह। ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 17 वाला याद रखिएगा, ऐसे 2-3 बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जैसे
बीमारियों से क्या करना है, दूर रहना है, क्योंकि लोग एक दूसरे को नीचे जिसको समझते हैं उसके साथ हाथ मिलाना, उसके घर पे खाना, चाहे उसको रोड पे चलना, चाहे किसी भी तरीके से उसे प्रताड़ित करना, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 में इस चीज़ को कहा गया है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। कोई भी देश के जो व्यक्ति है उपाधि क्या करेगा, नहीं ले सकता है, राज्य उपाधि नहीं दे सकता है। जैसे कि कोई क्या है, शेर हिंदुस्तान, महाराजा, राजों का, जैसे इस तरीके के कोई अगर उपाधि मिलते हैं तो इस तरीके की उपाधि नहीं लिया जा सकता, उसको अंत किया गया। नहीं तो समाज में भेदभाव तरीके से हम देख पाएंगे चीज़ों को, इसीलिए इसको क्या किया गया, अंत किया गया। जैसे राज्य की जो सेना हो गया या पीएचडी जो करता है उसके आगे डॉक्टर लगता है, तो ये सब सम्मान दिया जा सकता है, इससे नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, नहीं रोका गया, इस तरीके के दिया जा सकता है। अगर पीएचडी कर रही है तो डॉक्टर का नाम आपके आगे डॉक्टर लिखा जाता है। इस तरीके से कर्नल, जर्नल, ये सब चीज़ें चलता है। अब आता है आपका समानता का अधिकार, हमारा खत्म हो गया। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, इसमें क्या है सर, 19 में क्या है, देखिए 19 में है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की, मूल संविधान में, जब हमारा संविधान नया नया बना था उस समय। लेकिन वर्तमान में क्या है, 6 हो गया है। क्यों सर, हम जानते हैं यार, जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया था, तभी कितने हैं, 6 हैं। देखिए पहला में क्या है, 19 क्लॉज ए, सब क्लॉज ए में क्या है, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कोई स्पीच दे सकता है, कोई बोल सकता है, ये सब चीज़ों के लिए उसकी स्वतंत्रता है। उसके बाद से आर्टिकल 19 सब क्लॉज बी में है शांतिपूर्ण और सशस्त्र रहित सम्मेलन का अधिकार, मतलब शांति ढंग से आप कहीं बैठ के मैदान में आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो बिना हथियार लिए। ठीक है, ये चीज़ को इसमें दिया गया है। फिर है 19 क्लॉज सब क्लॉज सी में संघ बनाने और सहकारी संस्था बनाने का अधिकार दिया गया है, कि आप एक संघ बना सकते हो। संघ बनाने का मतलब कि आप एक ग्रुप बना सकते हो, लेकिन वो ग्रुप शांति और फिर से किसी के लिए होना चाहिए। जैसे आप देखो कि किसान आंदोलन जो होता है तो किसान का एक संगठन है, इस तरीके से संगठन बनाने के आपको अधिकार है। लेबर के अधिकार देखो, किसान अधिकार, जो लेबर का एक संगठन है, किसान का जो संगठन है, इस तरीके से संगठन बना सकते हो। इसको शामिल कब किया गया था, तो 97 जो संविधान संशोधन 2011 में होता है, तो इसको शामिल किया गया था मौलिक अधिकार में। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में क्या है, संपूर्ण भारत में अबाध्य परिसंचरण, मतलब पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपना है वो पूरी तरीके से घूम सकता है बिना रोक टोक के लिए। लेकिन कहीं कहीं जगह पे आपको रोका जा सकता है, जहाँ अस्पा कानून लागू हुआ है, जहाँ पे मार्शल लॉ लागू हुआ है, वहाँ पे आपको रोका जा सकता है, विशेष परिस्थिति में आपको रोका जा सकता है। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई में भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार, आप कहीं भी जाके घर बना के आराम से रह सकते हो, ये चीज़ के भी अधिकार है आपको। देखिए 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में क्या है, कोई भी पेशा, मतलब कोई भी आप बिजनेस व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी बिजनेस चुन सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है कि कैसे बिजनेस आपको नहीं चुनना है। देखो जैसे नोट में हम दिए हैं, इनमें से कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, ये सब लिमिटेड है, आपको दायरे में रहकर ही करना है। आपको मान लो कि एक संघ बनाना है, तो संघ बनाने के लिए मतलब क्या, लेबर का संघ बना तो लेबर के, ये ना कि उधर आप हथियार रखो, आप कुछ रखो, इस तरीके के संघ बनाने के कोई अधिकार नहीं है। आप घूमने जा रहे हो, घूमने का तो अधिकार है, लेकिन घूमते घूमते कुछ और भी मतलब गलत तरीके से कुछ करने लगो, तो ये सब चीज़ें नहीं है। व्यापार करने को आपको अधिकार है, लेकिन व्यापार आप किस चीज़ के कर रहे हो ये डिपेंड करता है, इसीलिए व्यापार के लिए भी सीमित है कि आप तो ऐसा नहीं तो कि ड्रग्स और भी जो गलत चीज़ों का व्यापार कर रहे हो, तो इस पे रोक है। तो कुछ क्या क्या है इसमें, असीमित नहीं है,
अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। संविधान इस स्वतंत्रताओं को सीमा लगाता है, इस पे क्या करता है हमारा संविधान, इस पे सीमा लगाता है। अब आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है सर, देखो आर्टिकल 20 में क्या है सर, तो देखो अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति है अपराध किया है, उसके संबंध में उसमें सिद्ध हो जाता है कि ये अपराधी व्यक्ति है, तो उसको संरक्षण दिया जाता है। मान लो कि कोई अपराधी है, अपराध किया है, कोर्ट ने कहा कि ये अपराधी है, अपराध साबित हो जाता है, तो क्या उसको अगर सरकार छोड़े तो लोग तो उसको मारेंगे, चाहे कुछ भी चीज़ें होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी संरक्षण दिया गया है। इस चीज़ को आर्टिकल 20 में रखा गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसके संबंध में देखिएगा 20 के क्लॉज 1 में क्या है, अपराध के निर्धारण कृत्य के समय की विधि के अनुसार होगा। मतलब इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति अगर अभी अपराध कोई करता है, ठीक है, अभी तो जो कानून अभी है ना वही कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है कि अभी वो कानून थोड़ा कम है और ये अपराध किया है और बाद में चल के ये कानून को बढ़ा दिया गया, ये कानून को बढ़ाने के बाद इसके अपराध भी बढ़, मतलब इसके समय भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो समय किया था, जो समय जो कानून था, उसी समय के कानून इस पे लागू होगा, बाद में चल के इसके कानून को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर कानून में कुछ बढ़ाते हैं तो फिर जो व्यक्ति अब से करेगा तो ये कानून उस पर लागू होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए 20 क्लॉज 2 में क्या है, अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा दिया जाएगा, एक बार से अधिक नहीं। कोई व्यक्ति मान लो कि अपराधी है, तो एक बार वो किसी चीज़ को अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंडित किया जाएगा, उसको बार बार नहीं किया जा सकता है। एक ही बार जो भी जितना साल के लिए तुम्हारा जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निर्णय ले, उतने दिन के लिए उसको झेलना होगा। 3 में क्या है सर, तो देखो 20(3) में है, कोई व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के क्या बाध्य नहीं, मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध बोला जाए कि तुम साबित कर लो, अपने को मान लो तुम अपराधी हो, तुम इस काम को किए हो, ऐसा कोई नहीं कहलवाएगा। ठीक है, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम बताओ, तुम बोलो कि हाँ हम किए हैं, ऐसे करके उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बार बार ऐसे बोल के कि बोल दो कि मैं किया हूँ, ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल 21 में क्या है, निजता का अधिकार, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। निजता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात किया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसका 18 साल एज हो जाता है तो अपने जीवन के अधिकार को, अपने जीवन को कैसे जीना है उसको खुद जानता है। ठीक है, जैसे जिसे आजीविका का अधिकार होना चाहिए, सोने का अधिकार, इस देखो उसके क्या है कि आजीविका के अधिकार, मतलब कि उसके रोजगार चाहिए, रोजगार का उसका अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है, निजी अधिकार है। सोने का अधिकार भी निजी अधिकार है, इस चीज़ को याद रखिए। शिक्षा पाने का अधिकार भी एक निजी अधिकार है, भोजन का अधिकार भी एक निजी अधिकार है, इंटरनेट तक पहुंच भी एक निजी अधिकार है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये हर जो सुप्रीम कोर्ट है, हर जो फैसला होता है, चाहे केस, अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ों को बताते रहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपका सोने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट्स है। अगर आप सो रहे हो, आपको लगता है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते, अपील कर सकते हो। अब आता है सर अनुच्छेद 21 के क्लॉज ए में, ये आर्टिकल जो है इसमें क्या जोड़ा गया सर, इसमें जोड़ा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। क्या सर, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क, बिना पैसा के और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये देखिए कब ये किया गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था नए रूप में। ठीक है,
ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा एग्जामिनर का फेवरेट चीज़ होता है। यहाँ से क्वेश्चन तो बनाता ही है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बना सकता है घुमा घुमा कर। ठीक है, अब आता है हमारे पास आर्टिकल 22। सर आर्टिकल 22 में क्या है? देखो, कुछ दशाओं में दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22 में क्या है सर? देखो, इसमें है कि गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में संरक्षण। तो कुछ दशाओं में अगर दोषी सिद्ध होता है उसके संबंध में संरक्षण या गिरफ्तारी हिरासत के संबंध में संरक्षण। ठीक है, कुछ दशा में अगर गिरफ्तारी हो रहा है, हिरासत हो रहा है, उस संबंध में इसको संरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताया जाएगा, मतलब कि अगर उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको रीज़न बताएंगे, तुम्हें इसलिए मैं पकड़ के लाया हूँ। पहला, वो व्यक्ति जो है ना मनपसंद वकील से परामर्श कर सकता है। अगर उसको लगे कि ये वकील मेरे लिए बेहतर है तो उसके साथ वो क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है, उस वकील को हायर कर सकता है। ये चीज़ है। फिर से अगर व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यात्रा के समय क्या है, शामिल नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो जो रास्ते में टाइम लग रहा है ना उसको छोड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट, मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा, उसके सामने उसको प्रस्तुत करना है। ये 3 चीज़ें उसको संरक्षण दे रहा है, आप देख लो। ठीक है, गिरफ्तारी के कारण बताना होगा। दूसरा, वो मनपसंद वकील से परामर्श कर सकता है। तीसरा क्या है सर, 24 घंटे के अंदर जो हमारा नज़दीकी हमारे जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत करना। तो ये उसको संरक्षण प्राप्त कर रहा है। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये जो अधिकार है ना, कुछ व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है। 2 प्रकार के जो व्यक्तियों को क्या होता है, प्राप्त नहीं होगा। किनको नहीं होगा? एक शत्रु अन्य देशीय, अगर फॉरेनर जो एनिमी है उसको ये प्राप्त नहीं होगा। उसको हम कारण नहीं बताएंगे कि तुमको क्यों पकड़ के लाए हैं, ये रीज़न नहीं बताएंगे। तो उसको एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नज़रबंदी। मतलब उसको लगता है कि ये आदमी, पुलिस को लगता है, हमारे जो टीम है पुलिस के, उसको लगता है कि ये व्यक्ति कुछ आने वाले समय में कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारे समाज में कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसको आराम से वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है, वो डिटेन उसको कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपके अगर ऑप्शन में देख किनको ये जो हमारा कि आर्टिकल 22 प्राप्त नहीं है, तो देख लो, एक शत्रु अन्य देशीय, एक निवारक जो नज़रबंदी होता है उसको। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल कहाँ है सर? तो 23 से 24 में। 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना, जो आदमी को बेच दिया जाता है एक दूसरे से। ठीक है, बेगार एवं बलात् श्रम की मनाही की गई है। मतलब बेगार और बलात् श्रम की मनाही की गई है, मतलब किसी को जबरन पकड़ के ले जाके काम नहीं करा सकते हो। बाल श्रम मतलब क्या कि कम एज के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हो, इस चीज़ को भी याद रखना। 21 में है सर, 23 में। 24 में क्या है सर कि 14 वर्ष के आयु के कम अगर बच्चा है तो उसको आप खतरनाक जैसे वर्क में नहीं लगा सकते। जैसे बच्चे को कारखाने में, खनन में, जहाँ माइनिंग हो रहा है वहाँ खतरनाक रोजगार में उसको नहीं लगाया जाएगा। और 14 साल से कम का है तो उसको आप अपने घर के, जैसे मान लो कि घर पे दुकान है तो वो चला सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 14 साल से कम है उसको ले जाकर कारखानों में, माइनिंग जहाँ हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन ये सब चीज़ें होता है, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सब क्या होगा, उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इसीलिए ये किस में, आर्टिकल 24 में है। ठीक है, अब आता है सर धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कोई भी धर्म मानने का अधिकार।
तो ये किस में है सर? 25 से 28 तक आर्टिकल में है। देखिए 25 में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको प्रचार कर सकता है, लेकिन ये प्रचार करने का भी तरीका होता है कि लोभ लालच पैसा दिखाकर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हो। प्यार से अगर कोई करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। ये चीज़ है 25 में। 26 में क्या है सर? कि जो धार्मिक जो समुदाय हो गया, वो अपने धार्मिक मामलों के अधिकार को प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। ये चीज़ें किस में है? आर्टिकल 26 में, कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन का अधिकार, अपने धर्म के जो मामले हैं उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 में। 27 में क्या है सर? राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय धर्म विशेष की उन्नति में व्यय किया जाएगा। राज्य सरकार मतलब जैसे गवर्नमेंट है, वो कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा। ये चीज़ है हमारे। देखो सर्वधर्म समभाव, ये चीज़ें हैं कि सभी धर्मों को राज्य जो है सरकार सभी को एक बराबर तरीके से देखे। अनुच्छेद 28 में क्या है सर? राज्य के जो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की मनाही, मतलब जो सरकारी स्कूल है उसमें किसी भी तरीके के धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, उसमें मनाही किया गया 28 में है। अब आता है सर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल हमारा जो राइट्स है कहाँ है सर? तो 29 से आर्टिकल 30 तक है। ठीक है। 29 में क्या है सर? नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है उसको संरक्षण का अधिकार। मान लो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं कि जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, उनकी अलग तरीके की भाषा है, उनकी अलग तरीके के स्क्रिप्ट है, लिखने की शैली है, उनकी अलग कल्चर है, मतलब उनके रहने सहने की चीज़ें अलग है, तो उनको बचाव करने का ये अधिकार है। आर्टिकल 29 इस चीज़ को अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपने लिपि भाषा संस्कृति को बचा सके। बहुत सारे आदिवासी इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखोगे तो वो अपने मतलब उनकी एक कल्चर अलग होती है, खान पीन रहन सहन, उसके साथ वो उनकी भाषा जो है, ये सब चीज़ें तो उनको बचाना है। तो उनको बचाने के लिए क्या किया गया? मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है आर्टिकल 29 में। 30 में क्या है सर? 30 में है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई, मतलब वो धर्म के हिसाब से अल्पसंख्यक हो या भाषा के हिसाब से, तो उनको मनोनुकूल शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है। तो अपने मन पसंद के कॉलेज स्कूल बना सकते हैं। ठीक है। सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वो भाषा के आधार पे कम है या धर्म के आधार पे कम है, वो अपने लिए एक संस्था बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज बना सकते हैं। तो ये उनको अधिकार दिया गया। उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आता है सर आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने इस संविधान को आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को हम पहले ही आपको बता दिए थे। देखिए अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल किससे? 32 से। ठीक है, 32 से जा सकता है। तो न्यायालय क्या करता है? इसे 5 तरह के रीट को जारी करता है। न्यायालय कितने? 5 तरीके को रीट जारी करता है, मौलिक अधिकार को लागू कराता है इसके कारण। देखिए ये रीट जो है कौन कौन से रीट है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थ क्या है सर इसका? शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हेबियस कॉर्पस में होता है, इसमें कानून जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये कहता है जिस व्यक्ति को पकड़ के रखा गया है उसको मेरे सामने लाओ। क्या करो? मेरे सामने लाओ। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? रीट के द्वारा न्यायालय जो है कहता है जो बंदी करता है, मतलब जो किसी व्यक्ति को पकड़ के रखा है उसको क्या बोलते हैं? बंदी करता। बंदी बना लिया उस व्यक्ति को, यह कहा जाता है, यह आदेश दिया जाता है कि जो इस बंदी को मतलब जिस आदमी को तुम पकड़ के रखे हो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो, न्यायालय के सामने लाओ।
ठीक है ये चीज़। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये दो तरीके से देखो, एक होता है लोक अधिकारी, मतलब एक पुलिस उलिस ये हो गए, ये पकड़ के रखा है किसी बंदी को। दूसरा हो गया कोई निजी व्यक्ति अपहरण कर लिया हो तो वो, तो ये दोनों के लिए जारी किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, सशरीर प्राप्त करना, ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है, तो ये लोक अधिकारी प्लस निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। दूसरा हमारा होता है रिट परमादेश मेंडेमस, हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं, मेंडेमस जारी करने का मतलब हम आदेश देते हैं। ये केवल किसके प्रति होता है, तो लोक अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है। लोक अधिकारियों में भी राष्ट्रपति राज्यपाल क्या है अपवाद है, इनको नहीं जारी किया जाता है। परमादेश रीट के द्वारा न्यायालय लोक अधिकारियों को यह आदेश देता है कि वो विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य को पालन करें। मतलब जो कोर्ट है ये कहता है देखो तुम कर्मचारी हो सरकार के, तुम जो कानून के दायरे में रह के कामों को पूरा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो तुम्हारा काम है उस काम को पूरा करो। नहीं करोगे तो ये चीज़ें कौन सा परमादेश जारी किया जाता है, केवल किसके प्रति, तो लोक अधिकारी सरकारी व्यक्ति के प्रति। देखिए ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है प्रतिषेध के बारे में। इसका अर्थ मना करना, रोकना। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कहता है रुक जाओ, ये रोकता है। किसको रोकता है सर, देखो न्यायिक संस्था, मतलब जो न्यायिक संस्था हो गया, अर्ध न्यायिक संस्था, क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गया, या जुडिशियल जो बॉडी हो गया उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रीट के द्वारा न्यायालय क्या करता है, उनके क्षेत्र अधिकार के उल्लंघन को कार्रवाई करने से रोकता है। मतलब मान लो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कितना पावर है एक डिस्ट्रिक्ट तक, और या उसको मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है तो देता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको आदेश जारी करता है, उसको मना करता है, उसको रोकता है। ठीक है, कि जितना तुम्हारा दायरा है उतना ही में रहो, तुम दायरे से बाहर नहीं जाओ। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट कहता है किसको, निचली जो अदालत हो गई उनको। इसमें क्या करता है, प्रमाणित होना, उत्प्रेषण का उद्देश्य दिया गया निर्णय को समाप्त करना। अगर मान लो कि जैसे बोले ना कि ये चीज़ है, जैसे देखो ये चीज़ें जो है प्रतिषेध, ये तो जारी होता है पहले ही, मतलब उसको क्षेत्र उल्लंघन करने के पहले ही जारी कर देता है तो ये रुक जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्र उल्लंघन करके और वो चीज़ों को फैसला सुना दिया होता है, तो उसके बाद रोकने के जो रोकता है ना उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। जो आदेश जारी किया मतलब जारी कर दिया गया हो तो उसको समाप्त करने का आदेश दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, एक होता है देने से पहले रोक लेना, एक होता है दे दिया है तो उसको रोकना, उसको समाप्त करना, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण बोलते हैं। एक आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब अगर नॉर्मल भाषा में समझो तो क्या होता है सर, कि कोई व्यक्ति है, मान लो कि आप हो और आपका दोस्त है। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया और आपके दोस्त ने एग्ज़ाम दिया, आपके दोस्त के नंबर आता है 30 और आपका आता है 40, फिर भी इसको किसी तरीके से गलत तरीके से सीट पे आपके सीट को इसको सीट दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, ये वाला अधिकार परीक्षा ले जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, बोलोगे देखो भाई ये जो है ना ये गलत तरीके से ये सीट पे बैठा है, ये सीट पे मैं बैठने वाला हूँ क्योंकि मेरा आया है 40 नंबर, इसका 30 नंबर। तो इसके लिए क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, आदेश जो जारी करता है उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, देखो लोक पद पर किसी व्यक्ति को दावे की वैधता की जांच, मतलब बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी दावे को जांच किया जाता है कि सही तरीके से बैठा है या गलत तरीके से उसको बैठाया गया है। अब देखिए हमें क्या मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट, इन दोनों में रीट की तुलना, किसके पास रीट का अधिकार ज़्यादा है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद जो 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 है हाई कोर्ट के लिए,
5 रिट दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि मौलिक अधिकार, तो लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट देखिएगा यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट जारी करता है, यह जारी कर सकता है। लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट केवल कब जारी करता है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो तो। लेकिन जबकि क्या होता है, जो हाई कोर्ट होता है वो मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार के उल्लंघन के लिए भी जारी कर सकता है। तो यहाँ पे रिट के मामले में अगर देखें, रिट के मामले में तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है, कम है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट के। अगर देखें हाई कोर्ट के पास कितना है, हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा होता है रिट जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट के पास कम होता है। ये क्यों सर, तो सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ही कर सकता है, और ये फंडामेंटल राइट्स प्लस और भी अधिकार जो है उसके लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट के रिट क्षेत्र अधिकार व्यापक है। क्या है सर, हाई कोर्ट का रिट क्षेत्र अधिकार बड़ा है, व्यापक है, किसके कंपेयर में, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। अब आता है सर आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 में क्या है, सशस्त्र बलों, जो सशस्त्र बल हो गया, पुलिस हो गया, खुफिया हो गया, ब्यूरो हो गया, दूरसंचार और सूचना संगठन के मौलिक अधिकार को सीमित करने ये संसद को क्या है, पावर है। मान लो कि पुलिस हो गया और खुफिया हो गया, दूरसंचार हो गया, ब्यूरो हो गया, इन लोगों के जो मौलिक अधिकार है ना कम किया जा सकता है, संसद कम कर सकता है। क्यों, अगर इन लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया तो इनके पास हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बोलेंगे मेरा मौलिक अधिकार है, मैं कुछ भी करूँ, इतना करूँ, ये सब चीज़ों, इसीलिए इनको क्या है, सीमित करने की शक्ति किसको है, संसद को है। ठीक है, अनुच्छेद 34 देखो, यदि किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो, अगर मार्शल लॉ कहीं लागू हो तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकार कम या समाप्त किया जा सकता है। आपको पहले ही बताए थे कि आप कहीं भी घूम सकते हो, घूमने का आपको अधिकार है, लेकिन कुछ इलाकों में आपको घूमे नहीं दिया जा सकता, वहाँ पे आप बोलोगे मौलिक अधिकार है मैं जाऊँगा, नहीं, मार्शल लॉ लागू है, सैनिक कानून लागू है, तो वहाँ पे नहीं जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके कारण से। ठीक है, देखिए अब आता है 35, मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकार के रिलेटेड अगर कानून बनाना है तो पावर किसके पास होता है, तो ये पावर होता है संसद के पास होता है पावर। ठीक है, अब आ गया मौलिक अधिकार का निलंबन। कब मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, देखिए तो अनुच्छेद 358 के तहत, जब अनुच्छेद 358 के तहत यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण, किसी दूसरे देश से आक्रमण हो जाता अपने देश पे, या बाह्य आक्रमण हो या युद्ध शुरू हो गया, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा लागू हो गया। अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया, तो जो 19 आर्टिकल है ना, घूमने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, ये सब समाप्त हो जाते हैं। क्या होता है, खुद से समाप्त हो जाएगा, इसको समाप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास देखिए कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन है, इस नहीं करेंगे। और आप देखिएगा, आप जाकर किसी भी क्वेश्चन को लगाइए, आपसे पूरा होगा अगर वीडियो को पूरा सुने हो तो। देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार है, तो भाग 3 में है। निम्नलिखित में से किस संविधान का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया, तो मौलिक अधिकार को बी राइट ऑप्शन होगा। सूची को हमें मिलाना है, विधि के समक्ष समता, ये किस में है, 14 में। तो पहला के 3 देखो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, राइट ऑप्शन बी हो जाए। तो आज हमारा मौलिक अधिकार खत्म होता है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।